हेलो दोस्तों, तो आप सभी का अपना चैनल सुजय पाठक जी में आपका स्वागत है। और आज चलेंगे हम लोग सेट नंबर 5 चलेंगे। और पहले भी 4 वीडियो डाला जा चुका है, जो सेट 4 होंगे वो पीछे डाला जा चुका है, उसे भी जाकर ज़रूर देखें और अपना अपना प्रतिक्रिया दें कि वो कैसा लगा। अगर कुछ दिक्कत है तो हमें बताएं, हम ज़रूर उसमें सुधार करेंगे। ठीक है। और पढ़िए, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बिना देरी किए हुए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा नो डिटेंशन पॉलिसी का संबंध किस विभाग से है। हाल ही में चर्चा में रहा नो डिटेंशन पॉलिसी का संबंध किस विभाग से है। तो ये क्या हो जाएगा, ये शिक्षा विभाग से है। किससे है, तो ये शिक्षा विभाग से है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो इसमें एक बात याद रखिएगा कि ये जो लाया गया था वो 5 से 8 8वें कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए लाया गया है। जो उन लोग का जो वार्षिक परीक्षा जो होता है, उसमें अगर असफल हो जाते हैं तो उन्हें 2 महीने के लिए अलग से शिक्षा देकर 2 महीने बाद पुनः उनसे परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। इसको लाने का उद्देश्य है कि बच्चों में तनाव कम हो और उनका बढ़े। ठीक है, इसके लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया है। ठीक है। अच्छा, शहीद माधो सिंह जो थे वो क्या थे, आदिवासियों का नेता थे। ठीक है। इन्होंने 1857 में भी अपनी योगदान दिया था। ठीक है। इसके लिए इन्हीं के नाम पर आदिवासियों के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए ये योजना को लाया गया है। ठीक है। चलिए आगे फिर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गीता शामोता जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस अर्धसैनिक बल की पहली महिला अधिकारी बनी है। ठीक है। गीता समोता जो है, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस अर्धसैनिक बल की पहली महिला बनी है। तो ये बनी है CISF है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए CISF की महिला है। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है। चलिए, आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का किताब हाल ही में किस देश ने जीता है। ठीक है, जो सैफ अंडर 19 है उसमें किस देश ने जीता है। तो ये जीता है अपना भारत ने। किसने जीता है, भारत ने जीता है। इसमें कुल 6 टीमों ने इसके में भाग लिया था। ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथेनॉल संयंत्र की शुरुआत किस देश में की गई है। ई मेथेनॉल संयंत्र का शुरुआत किस देश में किया गया है। तो ये किया गया है डेनमार्क में। कहाँ किया गया है, डेनमार्क में किया गया है। इसको लाया गया किसके लिए, तो एमओ के द्वारा 2050 तक जो कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य रखा गया है उसके तहत इसे लाया गया है। ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है अजय कुमार को। किसको बनाया गया है, अजय कुमार को बनाया गया है। ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कीपिंग ह्यूमैनिटी थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है। ठीक है। तो यह कौन सा बनाया गया है, तो इसे बनाया गया है विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया था, 8 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अच्छा, रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था, तो 1863 में किया गया था। रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था, 1863 में। ठीक है, तो इसका थीम तो आपको पता लग ही गया है कि कीपिंग ह्यूमैनिटी लाइव होगा। ठीक है। ये आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो भारत का कौन सा स्थान था, तो 130वां स्थान है। ठीक है, भारत का कैमा हो गया, तो 130वां। अच्छा, 2024 में कितना था, तो 2024 में 134वां था। ठीक है, 2024 में 134वां था। ठीक है।
चलिए आगे अगर चलते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025 से 26, केंद्रीय बजट जो है 2025 से 26 में विकसित भारत के लक्ष्य को का प्राप्त करने के लिए कितने मुख्य सिद्धांतों की रूपरेखा दी गई, कितने मुख्य सिद्धांतों को रूपरेखा दिया गया था, तो यह 6 मुख्य सिद्धांतों के बारे में कहा गया है। इसमें 6 मुख्य सिद्धांतों के नाम हम लोग याद कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि शून्य गरीबी, दूसरा हो जाएगा उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा, तीसरा हो जाएगा 100% कुशल कामगार के साथ रोजगार, और चौथा हो जाएगा आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाओं की भागीदारी, और पांचवा में हो जाएगा किसान भारत को दुनिया की खाद्य की टोकरी बना रहे हैं, और छठा हो जाएगा सभी के लिए शिक्षा। क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा सभी के लिए शिक्षा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अब आगे की ओर चलते हैं। तो आगे की ओर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां नंबर का रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में समुद्रयान परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। ठीक है, समुद्रयान परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है, तो कितना राशि किया गया है, तो ये 600 करोड़ रुपया किया गया। कितना किया गया, तो 600 करोड़ रुपया किया गया। ठीक है, इसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, तो इसका लक्ष्य उद्देश्य है गहरे समुद्र में अन्वेषण और तकनीकी उन्नति और टिकाऊ साधन का उपयोग करना। ठीक है, टिकाऊ संसाधन का उपयोग करना। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन 2025 में कब से कब तक किया गया है। ठीक है, भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन 2025 में कब से कब तक किया गया है, तो यह किया गया है 11 से 14 फरवरी तक। कितना से कितना, 11 से 14 फरवरी तक किया गया है। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसको कहाँ, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या चलते हैं। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना के पूर्व कमान हाल ही में भारतीय वायुसेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो विजय दुर्ग कर दिया। किस क्या 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 किया गया है, तो विजय दुर्ग कर दिया गया है। अच्छा, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है, जो हुगली नदी के किनारे है। कौन सी नदी के, हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, अच्छा ये विजय दुर्ग का निर्माण कब किया गया था, तो 1696 में किया गया था। ठीक है, शुरू किया गया था, और 1706 ईस्वी में पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था। विजय दुर्ग जो था उस 1696 में प्रारंभ किया गया था बनाने के लिए, और 1706 में बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत द्वारा कोयला उत्पादन में अप्रैल 2025 तक कितनी वृद्धि अर्जित किया गया है, तो अप्रैल 2025 तक कितनी वृद्धि अर्जित किया गया है कोयला उद्योग में, तो यह किया गया 3.363। ठीक है, 3.63% किया गया है। कितना किया गया है, तो 3.63% किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या चलते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दुनिया में हथियारों पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है, तो दुनिया में हथियारों पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान कैवा है, तो ये हो जाएगा 5वां स्थान है। कैवा स्थान है, 5वां स्थान है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दे कि आगे के 4 देश कौन कौन है, तो पहला नंबर पर हो जाएगा अमेरिका, दूसरा पर हो जाएगा चीन, तीसरा पर हो जाएगा रूस, और चौथा पर हो जाएगा जर्मन। उसके बाद 5वां नंबर पर क्या हो जाएगा, भारत। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिरला को। किनको किया गया है, तो कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अच्छा इस पुरस्कार की शुरुआत 2022 ईस्वी से किया गया है। ठीक है, और ये किसको दिया जाता है, तो ये जो वह व्यक्ति को दिया जाता है जो राष्ट्र समाज एवं कला के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है, तो कौन सा रोग होता है, तो ये होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। कौन सा तत्व है जिसे कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, तो ये था टेक्नीशियम। टेक्नीशियम, तो इस आंसर का जाएगा डी। ठीक है, इसका प्रतीक क्या होता है, तो इसका प्रतीक होता है टीसी। ठीक है, इसका क्या प्रतीक होता है, टीसी इसका प्रतीक होता है। ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितना है, तो इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 43। ठीक है, कितना हो जाएगा,
43 इसका परमाणु संख्या हो जाएगा। चलिए आगे क्यों चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है। कौन सा धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम। क्या हो जाएगा, कैडमियम। कैडमियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, कैडमियम का परमाणु संख्या कितना है, तो कैडमियम का परमाणु संख्या हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा, 48 इसका परमाणु संख्या है। और इसका प्रतीक क्या है इसका, कि कैसे लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है Cd। क्या लिखा जाता है, Cd लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखा जाता है, तो Cd लिखा जाता है इसको। चलिए आगे की ओर चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें ढूंढना है। तो क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन कर रहा है कि अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण होता है। तो हाँ, अपचयन के दौरान इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, ठीक है। इसके बारे में अपचयन और उपचयन के बारे में कुछ जान लीजिएगा। तो अपचयन जो होता है, अपचयन अभिक्रिया जो होता है उसमें हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन को त्याग दिया जाता है। हाइड्रोजन ग्रहण होता है और ऑक्सीजन को त्याग दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, ठीक है। विद्युत धनात्मक तत्वों की संख्या बढ़ जाती है और विद्युत ऋणात्मक तत्वों की संख्या घट जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से उपचयन अगर चल जाए तो इसको ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। उसको में ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और हाइड्रोजन को त्याग देता है और तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन भी त्याग देता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर जब चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग, इनमें से समसूत्री कोशिका का विभाजन होता है, तो ये तो सही है, ये गलत नहीं है, ये सही है, ठीक है। इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया करता है श्वसन तंत्र में। और इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है, नहीं इसको में रिक्तिका उपस्थित होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। रिक्तिका उपस्थित होता है, ठीक है। इसमें एटीएस प्रकार के राइबोसोम होता है, तो हाँ ये भी एटीएस प्रकार का राइबोसोम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, जो गलत है। चलिए कुछ इसके बारे में जान लीजिए। तो यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ विशेषताएं हैं, तो इसको भी जान लेना है आपको, ठीक है। तो पहला क्या होगा कि इसमें समसूत्री कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर हो जाएगा कि इसमें श्वसन कार्य माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होता है, ठीक है। तीसरा हो जाएगा इसमें रिक्तिका उपस्थित होती है। चौथा हो जाएगा इसमें एटीएस प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है। फिर पांचवा हो जाएगा इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। और अगला हो जाएगा कि इसमें लैंगिक जनन होता है। क्या होता है, इसमें लैंगिक जनन होता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, आपको काम देगा, ठीक है। चलिए तो आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथियों में से टायरिन एंजाइम का स्रोत क्या है। निम्नलिखित ग्रंथियों में से टायरिन एंजाइम का स्रोत क्या है, तो टायरिन एंजाइम कहाँ से निकलता है, तो ये लाल ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तो लाल ग्रंथि से टायरिन एंजाइम निकलता है, ठीक है। कहाँ से निकलता है, तो लाल ग्रंथि से टायलिन एंजाइम निकलता है। अच्छा लार से और क्या निकलता है, तो लार से टायलिन एंजाइम निकलता है और एगो लाइसोजाइम निकलता है, ठीक है। टायलिन एंजाइम और लाइसोजाइम निकलता है। अच्छा टायलिन का काम क्या है, तो स्टार्च का पाचन करना इसको काम है, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है, तो पढ़ के देखते हैं कि विषाणु में डीएनए एवं आरएनए की मौजूदगी एकदम होता है। डीएनए आरएनए की मौजूदगी होता है उसमें। परपोषी कोशिकाओं के भीतर प्रजनन, हाँ ये भी संभव है, ये भी परपोषी कोशिका में करता है, प्रजनन करता है। स्वभाव में पूरी तरह से परजीवी, हाँ एकदम स्वभाव जो उसका है वो पूरी तरह से परजीवी के समान होता है। चलिए डी नंबर क्या कर रहा है, कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं, विषाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। कोशिका भित्ति इसको में नहीं पाया जाता है विषाणु में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आगे की ओर क्या कर रहा है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में, ठीक है, लैंगिक प्रजनन से भिन्न है अलैंगिक प्रजनन में। तो चलिए ऑप्शन इसका पढ़ते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, तो पहला क्वेश्चन पर पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रजनन में युग्मक पैदा होता है, प्रजनन में युग्मक पैदा होता है। तो नहीं ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, सही नहीं होगा। तो वंश विविधताओं को दर्शाता है, नहीं ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो नए जीव जनक जो होता है माता पिता के समानता अलैंगिक प्रजनन में, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरी शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं। नीला हरी शैवाल जो होता है वो कौन से फसल वाले खेत में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं धान के खेत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो धान के खेत में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से खेत में पाए जाते हैं, तो धान के खेत में पाए जाते हैं। जैसे नीला हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीला हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक को चलन ऊतक कहा जाता है। किस ऊतक को चलन ऊतक कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो इसको जाइलम ऊतक को चलन ऊतक भी कहा जाता है। कैसे, जाइलम ऊतक को चलन ऊतक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कहता है किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, तो लिनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। ठीक है, लिनियस को ही लिनियस का पूरा नाम क्या है, तो कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस उन्हीं के द्वारा वंश और जाति के बारे में बताया गया था। जैसे होमो सेपियन में कहा था उन्होंने कि होमो जो है वंश है और सेपियंस जाति का नाम है। ठीक है, और दोनों का मिलकर क्या बनता है, तो होमो सेपियंस बनता है। ठीक है, वंश और जाति का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त हो जाता है। ठीक है, श्वेत फास्फोरस जो है अंधेरे में किस कारण से दीप्त हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है इसको में, तो मंद ऑक्सीजन के कारण कुछ मंद ऑक्सीकरण के कारण कुछ मंद ऑक्सीकरण के कारण जो फास्फोरस जो है अंधेरे में दीप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की चौथा आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है। चौथा आवर्त में कुल कितने तत्वों की संख्या है, तो कुल 18। चौथा आवर्त में कितना हो जाएगा, 18 आवर्त आवर्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, आवर्त अगर पहला आवर्त में देखेंगे तो कुल संख्या 2, फिर दूसरे आवर्त में 8, तीसरा आवर्त में फिर 8, और चौथे आवर्त में 18, पांचवा में 18, छठा में 32 और सातवां में अपूर्ण। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुण धर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसको में, तो इसका हो जाएगा आयोडीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आयोडीन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आगे क्यों क्या क्या कह रहा है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम जो नियंत्रित होता है, और इसके बारे में किसने बताया था, कौन सा नियम में आता है, तो अफवाहों के सिद्धांत में आता है। कौन सा, अफवाहों के सिद्धांत में आता है। ठीक है, अफवाहों के सिद्धांत में आता है। अफवाहों के सिद्धांत में ही कहा था कि इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाते हैं, फिर ठीक तथा इस स्तर के पूर्णतया भर जाने के बाद उच्च स्तर वाले कक्षा में बढ़ते जाते हैं, और यह क्रम चलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का नहीं है। तांबा का मिश्र धातु का नहीं है। ठीक है, किसका, तो तांबा का मिश्र धातु का नहीं है। कौन सा जोड़ा है, तो ये हो जाएगा कौन सा जोड़ा, इसका हो जाएगा रोज मेटल एवं टाइप मेटल, रोज मेटल एवं टाइप मेटल। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घर्षण बल कार्य करता है। क्या, घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। बल की दिशा के लंबवत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बल के दिशा के लंबवत नहीं, इसका नहीं होगा। बल के दिशा के किसी कोण पर नहीं, बल के दिशा में नहीं। घर्षण क्या होता है, बल के दिशा के विपरीत। ठीक है, घर्षण जो काम करता है बल के दिशा के विपरीत करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, बल के दिशा के विपरीत होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं। तो सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, इसके प्रमुख कारण है। सभी धातुएं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण क्या है, चलिए आगे ऑप्शन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें से अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, तो ये तो सही है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी सही है। इसमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, ये भी सही है।
तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, तो कब, विस्थापन बल के लंबवत होता है तब, विस्थापन बल के लंबवत होगा तब, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है तब, या विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तब, या फिर विस्थापन बल की दिशा में होता है तब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, विस्थापन बल की दिशा में होता है तब। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे की ओर क्या, अगला क्वेश्चन क्या करा कि विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो इसका आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है 10⁻6 ओम मीटर से 10⁻8 ओम मीटर। फिर उसके बाद देखते हैं बी क्या कह रहा है कि 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर, या फिर सी का क्या कर रहा है 10⁻−8 ओम मीटर से 10⁻6 ओम मीटर, या शून्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर। ठीक है, चलिए चलिए अब इसको हमें कुछ याद रखे जाए कि विभिन्न पदार्थों के प्रतिरोधकता। ठीक है, तो अति अति चालक रहेगा तो शून्य हो जाएगा उसका प्रतिरोधकता। ठीक है, धातु रहेगा तो 10⁻−8 ओम मीटर से 10⁻6 ओम मीटर होगा। फिर विद्युत रोधी रहेगा तो 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर। और अर्धचालक रहेगा तो अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, अर्धचालक रहेगा तो क्या होगा, अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी रंग की लौ ज्वाला में उत्पन्न होती है, जब ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होता है तो कौन से रंग की ज्वाला उत्पन्न होगा, तो ये हो जाएगा नीली रंग के, कितना हो जाएगा, नीला रंग के हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो नीला रंग के हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन के चलते हैं कि फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है, फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है, तो फ्यूज का सिद्धांत किस पे संबंधित है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं आगे कि विद्युत के तापीय प्रभाव से, ऑप्शन बी का रहा है विद्युत के यांत्रिक प्रभाव से, या विद्युत सी का रहा है कि विद्युत के रासायनिक प्रभाव से, या ऑप्शन डी का रहा है कि विद्युत के चुंबकीय प्रभाव से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत के तापीय प्रभाव से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, विद्युत का तापीय प्रभाव से चलता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस ताप पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प से बराबर हो जाता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है हिमांक बिंदु। क्या कहा जाता है, तो हिमांक बिंदु कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, हिमांक बिंदु कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं। तो 39 नंबर कह रहा है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है, तालाब के जल के पृष्ठ के ऊपर जो है वो कौन सी लहर उत्पन्न होती है, तो ये होते हैं अनुप्रस्थ। क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40 नंबर कह रहा है कि वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल क्या होगा, तो वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा जो महसूस किया जाएगा बल वो क्या हो जाएगा, तो बराबर। क्या हो जाएगा, बराबर। जो वायुयान जो होगा उसी पक्षी को भी वो उतना ही बल महसूस होगा। ठीक है, अच्छा इसमें कौन सा नियम लगेगा, तो न्यूटन के तृतीय गति नियम लगेगा, क्रिया के प्रतिक्रिया। ठीक है, क्रिया का प्रतिक्रिया का नियम लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली का स्वरूप किस देश से लिया गया है, भारत में संसदीय प्रणाली का स्वरूप किस देश से लिया गया है, तो ये किससे लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था, अंतिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो किसके नेतृत्व में किया गया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। अच्छा कब किया गया था, तो 2 सितंबर 1946 को। कब किया गया था, 2 सितंबर 1946 को। अच्छा कुछ इसमें और मंत्री के नाम याद रख लेगा। तो वल्लभ भाई पटेल जी को गृह मंत्रालय दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया था, जिसमें बल है वही रक्षा करेगा इसलिए हो गए रक्षा मंत्री, लियाकत अली खान को वित्त मंत्री दिया गया था, और जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री दिया गया था, और जगजीवन राम को श्रम मंत्री दिया गया था।
अगर जी जग में जीना है तो श्रम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, ठीक है। प्रस्तावना जो है संविधान का सबसे सम्मानित भाग है कि किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित ठाकुर दास भार्गव के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? पंडित ठाकुर दास भार्गव के द्वारा कहा गया था, ठीक है। पंडित ठाकुर दास भार्गव, अच्छे ठाकुर पंडित ठाकुरदास भार्गव ने ही कहा था कि ये संविधान की आत्मा है, ठीक है। प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत भंग होने की स्थिति में किस अवधि के अंदर चुनाव होना अनिवार्य है? पंचायत जब भंग होगा तो किस अवधि के अंदर उसका चुनाव किया जाना चाहिए? तो 6 माह के अंदर किया जाना चाहिए। कितना? 6 माह के अंदर कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे चुनाव के बारे में पंचायत के कार्यकाल का निर्धारण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 243 के ई में कहा गया है। 243 के ई में कहा गया है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सरकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देता है? कौन सा अनुच्छेद है जो सरकारी समितियों का गठन का बढ़ावा देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 43 के बी, ठीक है। क्या हो जाएगा? 43 का बी, ठीक है। क्या हो जाएगा? 43 का बी होगा। अच्छा इसमें अगर देख लेते हैं तो उनचालीस उनचालीस के घा का क्या कहता है? तो पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। उनचालीस के घ में क्या कहा गया है कि पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में कहा गया है, ठीक है। उनचालीस के क में क्या कहा गया है? तो इसको में कहा गया है समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता के बारे में बताया गया, ठीक है। और 48 में क्या कहा गया है? तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन आधुनिकीकरण वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना, ठीक है। इसको में कहा गया, तो इसको में क्या कहा है? तो 48 में कहा गया कृषि और पशुपालन का वर्णन किया गया, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्र भारत का पहला बजट में किसने प्रस्तुत किया था? पहला बजट जो था स्वतंत्र भारत का वो किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था आर के सनमुखम सेठी। किसके द्वारा किया गया था? तो आर के सनमुखम सेठी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो आर के सनमुखम सेठी के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो ये कौन कर सकता है? ये राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। थोड़ा सा पीछे वाला में देख लें। ये जो बजट था वो कब पेश किया गया था? तो ये बजट पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को किया गया था। कब किया गया था ये बजट पेश? तो 26 नवंबर 1947 को किया गया था, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IMF। क्या किसके द्वारा किया जाता है? तो IMF के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। IMF के द्वारा किया जाता है। अच्छा IMF की स्थापना कब किया गया था? तो IMF की स्थापना 1944 ईस्वी में किया गया था। IMF की स्थापना किया गया था तो 1944 में किया गया था, ठीक है। और इसको मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन DC हो जाएगा, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की विधि नहीं है? सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की विधि कौन सी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? उत्पादक विधि ये तो होगा, आय विधि ये भी होगा, व्यय विधि ये भी होगा, लेकिन समान लागत विधि ये नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? अंत्योदय राज्य कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था कहाँ? तो राजस्थान में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था, ठीक है, सर्वप्रथम। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, ठीक है। चलिए कौन सा क्वेश्चन गलत है? तो पहला पढ़ते हैं कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। तो सही है, उदयपुर पश्चिम चंपारण में है। बरेला वन्यजीव अभयारण्य वैशाली में है। तो बरेला वन्यजीव वैशाली में है, ये भी सही है। और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी चंपारण नहीं, ये पश्चिमी चंपारण में कहा है, पश्चिमी चंपारण, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर जो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में था, सही है भीम बांध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या वाल्मीकि वन्यजीव कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में, ठीक है।
चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस शासक ने एक राट एवं सर्व छत्रांता की उपाधि धारण किया था? कौन सा शासक था जो एक राट और सर्व छत्रांता की उपाधि धारण किया था? ठीक है, तो किसने किया था? तो महापद्मनंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महापद्मनंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो नंद वंश का शासक था। ठीक है, नंद वंश का शासक था। ये याद रखिएगा, कौन सा वंश का था? तो नंद वंश के था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर के युद्ध के बारे में और निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई थी। तो बक्सर की लड़ाई अंग्रेज और केवल मीर कासिम के बीच हुआ था? नहीं, इसमें क्या हो जाएगा? तो मीर कासिम के साथ साथ अवध के नवाब भी थे और मुगल बादशाह भी थे। ठीक है, ये दोनों उसमें लड़ रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकारी दे दिए था। नहीं, फौजदारी थोड़ी दिया था, सिर्फ दीवानी अधिकार न दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे फिर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वॉरेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने चलाया था? तो ये चलाया था किसने? एडमंड बर्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एडमंड बर्क के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। चलिए महलबाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? महलबाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 56 नंबर, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि अ, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर जो है वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ किया था? प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल का प्रारंभ किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या करा? 58 नंबर क्वेश्चन करा है कि अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? तो इसका तर्क क्या था? तो प्रशासनिक सुधार कहा था। क्या कहा था? प्रशासनिक सुधार था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही होगा, प्रशासनिक सुधार का कहा था। ठीक है, तो लेकिन प्रशासनिक सुधार तो सिर्फ नाम का था, लेकिन काम का क्या था? वोट डालो और राज्य करो की नीति था। ठीक है, चलिए आगे डालते हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में नामों को काला कालानुक्रम में व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर प्राप्त करें। ठीक है, काल के अनुसार बैठाना है। ठीक है, तो चलिए बैठाते हैं। तो इसमें क्या कह रहा था? महमूद गजनवी भारत पे कब आक्रमण किया था? तो लगभग 1000 से 1027 तक। ठीक है, मोहम्मद गौरी को जो होता है 1175। ठीक है, उसके बाद अगर क्यों देखते हैं चंगेज खां का हो जाएगा। चंगेज खां लगभग 1221 के लमसम। ठीक है, 1221 के लमसम चंगेज खां हो जाएंगे। ठीक है, तैमूर कब हो जाएगा? तो तैमूर हो जाएगा लगभग 1398 में। 1398। ठीक है, तो अब इससे पता लग जाएगा कि क्रम के अनुसार कौन कौन पहले आया था। तो सबसे पहले देखेंगे तो कौन आया था? मोहम्मद गजनबी तो पहले हो जाएगा 2 नंबर। उसके बाद आया था 1221 ईस्वी तक चंगेज खान, एक दो एक के लमसम 2 1 नहीं, 1150। सॉरी, 1200 कहाँ आएगा? 1175 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरियर एवं बुक्का। ठीक है, चलिए आगे की चलते हैं। तो बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्नलिखित में से कौन थे?
तो इसका सहयोगी सत्यानंद सिन्हा के सहयोगी कौन थे? तो महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, श्री नंद किशोर ला, इनमें से सभी था, ये सभी थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 65 नंबर के क्वेश्चन कहता है कि दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी किससे निकलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से निकलता है? छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। ठीक है, चलिए अगले आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या करा कि मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटता क्रम लिखिए। घटता क्रम लिखना है। ठीक है, मात्रा के अनुसार इसको हमें घटता क्रम लिखना है। ठीक है, तो इसका घटता क्रम लिखना है। तो सबसे इसको हमें देखते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक है, तो नाइट्रोजन पहले होगा। तो नाइट्रोजन कितना है? 78.08% है। तो नाइट्रोजन पहले, उसके बाद ऑक्सीजन, ये भी सही है। ऑक्सीजन के बाद फिर कौन होगा? आर्गन, आर्गन इसके बाद आर्गन होना चाहिए। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। ठीक है, ये तीसरा नंबर में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद नियोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको कितना है? तो नाइट्रोजन है 78%, 78.08%, ऑक्सीजन हो जाएगा 20.95%, और आर्गन हो जाएगा 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा 0.04%, और नियॉन कितना हो जाएगा? 0.00018%। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? महाद्वीप बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? महाद्वीप बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था वेगनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ए वेगनर के द्वारा किया गया था। बी नंबर इसका ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है? ठीक है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा पृथ्वी घूर्णन के कारण। किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल प्रभावी होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पृथ्वी की भूपर्पटी और मेंटल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के भूपर्पटी और मेंटल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाएगा? तो मोह संबद्धता असंभवता कहा जाता है। कुछ मोह। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह के सभी देशों की तट रेखा भूमध्य सागर के साथ लगती है? ठीक है, भूमध्य रेखा के साथ लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेन, फ्रांस, इटली और अल्जीरिया का जो है वो भूमध्य सागर के साथ इसकी सीमा लगती है। ठीक है, चलिए आगे कर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑर्किड एवं ब्रोमेलाइड ब्रोमेलाइड जैसे परजीवी पौधा किस प्रकार के वन में उगते हैं? ऑर्किड और ब्रोमेलाइड जैसे परजीवी पौधा किस प्रकार के वन में उगते हैं? तो कौन से प्रकार के वन में उगेंगे? तो ये उगते हैं वर्षा वन में। कहाँ उगते हैं? तो वर्षा वन में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, वर्षा वन में ये सब पौधे उगते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है। कौन सा टिप्पणी होगा? इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। पशुचारण और ईंधन लकड़ी को एकत्रित करना। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? तो मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस? 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे नंबर चलते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। दूध सागर मांडवी, तो ये सही है, दूध सागर मांडवी। ठीक है, चित्रकूट, इंद्रावती, ये भी सही है।
दूध सागर जलप्रपात है वो मांडवी नदी पर है। और चित्रकूट जलप्रपात क्या है तो इंद्रावती पर है। जोग जलप्रपात साबरमती नदी, जोग जलप्रपात साबरमती नदी पर, ये सही है। और अमृत धारा जलप्रपात, ये नहीं, ये कुछ कहते हैं नर्मदा नदी पर नहीं है। ये कहाँ है तो हसदेव या हसदो, हसदेव या हसदो नदी पर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, जो मिलान नहीं है। ठीक है, चलिए अगले के चलते हैं। तो अगर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो बिहार का पहला रामसर स्थल क्या था, तो कांवर झील था। कौन था, कांवर झील तो था। तो बिहार का पहला रामसर स्थल था। अच्छा, कांवर झील कहाँ है बिहार में, तो बेगूसराय जिला, बेगूसराय जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय जिला में स्थित है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि बिहार में अब 6 रामसर स्थल हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 6 रामसर स्थल हो गए हैं। ठीक है, जिसमें कुछ है तो एक अभी पढ़े कांवर झील जो है वो हो गया। फिर एगो नागी पक्षी अभयारण्य हो गया जो जम्मू में स्थित है। नागटी पक्षी अभयारण्य ये भी जम्मू में स्थित है। ठीक है, उसके बाद फिर गोकुल जलाशय जो बक्सर में स्थित है। और उदयपुर झील जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। और जल्द ही जो बना है वो है गोगा बिल झील जो कटिहार में स्थित है। क्या, गोगा बिल झील जो कटिहार में स्थित है। ठीक है, ये छह जो है रामसर स्थल बिहार में बने हैं नया। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो रोम में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो रोम में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो रोम में स्थित है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्यों, अच्छा इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1974 के विश्व खाद्य सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 1977 में वित्तीय संस्थान के रूप में किया गया था। क्या किया गया था, तो 1977 में वित्तीय संस्थान के रूप में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ओरियन। किसको कहा जाता है, ओरियन को शिकारी भी कहा जाता है। ठीक है, ओरियन तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।